So hi everyone, this is Minku Nan and welcome you all to my YouTube channel Study Simplified. And in today's videos, we are going to cover our next chapter from the grade 12 business studies book, which is your organizing. So organizing chapter को आज पढ़ेंगे तो let us see the meaning of the organizing. So देखिए क्या होता है organizing. अभी तक आपने planning function को देख लिया होगा जिसमें हमने चीजों को decide किया था एडवांस में कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करने वाला है, कौन से resources वगैरह everything we have decided on paper only. That is why planning was called a mental exercise or intellectual or creativity based activity. But in this process, organizing, what we are going to do, let us see. So, organizing is the process of arranging and coordinating resources, right? तो इम्प्लीमेंट द प्लान्स एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ये लाइन तो देखो आपको हर फंक्शन में मिलेगी कि हम जो कुछ कर रहे हैं ना वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या हो रहा है कि जो भी हमें प्लान इम्प्लीमेंट करना है, उसको लेकर जो-जो रिसोर्सेज़ अभी हमें ऑन पेपर लिखा था ना कि हमें ये चाहिए होगा, ऐसे चाहिए होगा, ये यहाँ पे होना चाहिए। तो वो सारे के सारा प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द रिसोर्स ना, वो हमारा ऑर्गेनाइजिंग होता है। ये हमारा सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो कि परफॉर्म किया जाता है आफ्टर प्लानिंग। अब इसमें काम होगा कैसे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमने जितना भी अभी प्लान किया था, फॉर एग्जांपल मैंने प्लान किया था कि दे विल आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माय फ्रेंड्स बर्थडे, ठीक है? तो मुझे बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है, तो उसमें जो-जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी, पहले मैं वो आइडेंटिफ़ाई करूँगी। अब बर्थडे पार्टी में आपको भी पता है क्या कुछ हो सकता है, हमें बहुत सा म्यूज़िक चाहिए होगा, हमें खाना चाहिए होगा, ठीक है? हमें डेकोरेशन के लिए मटेरियल चाहिए होगा, हमें जगह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब मुझे क्या करना है, सारी एक्टिविटीज़ को एक बार तो आइडेंटिफ़ाई कर लेना है, फिर उन सभी को ग्रुप कर लेना है। ग्रुपिंग इसलिए क्योंकि मैं सारी एक्टिविटी खुद नहीं करने वाली हूँ, मुझे देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन-सी एक्टिविटी है जो सेम टाइप की है, वो एक फ्रेंड से करा लूँ, दूसरे को कुछ और असाइन कर दूँ, तीसरे को कुछ और असाइन कर दूँ। तो इसलिए मैं एक ग्रुपिंग करूँगी सारी एक्टिविटीज़ का जो सिमिलर होंगी नेचर के अंदर एंड फिर वो ड्यूटी जो है अपने फ्रेंड्स को असाइन कर दूँगी, राइट? एंड ड्यूटीज़ असाइन करने के बाद उनको ये भी बताऊँगी कि उनको किसको यहाँ पे जो है रिपोर्ट करना है कि उनका काम हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस चलता है। पहले आपने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफ़ाई करा, फिर उनको एक ग्रुप में सिमिलर जो सेम-सेम थी, जो लगता है कि ये काम जैसे मैंने कहा ना मुझे म्यूज़िक सिस्टम की ज़रूरत थी। तो मैंने एक बंदे को कह दिया कि देखो जो भी हमारा म्यूज़िक रहेगा उसकी प्लेलिस्ट भी आप बनाओगे और डीजे का भी इंतज़ाम जो है आपने करना है अरेंजमेंट, ठीक है? तो इस तरह की जो सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज़ थी उनको ग्रुप करा, फिर एक पर्सन को असाइन कर दिया कि ये तुम्हारा काम है और उसको ये काम होने के बाद किसको बताना है, ये होता है हमारा एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब हो सकता है उसे ये काम किसी और से कराना हो तो वो उसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट और अगर वो ही यहाँ पे जो है काम करके किसी और को रिपोर्ट करने वाला है तो वहाँ पे इसका सुपीरियर, राइट? तो यहाँ पे 2 लोग आते हैं बीच में, एक आता है हमारा सुपीरियर, ठीक है? एक पर्सन हिमसेल्फ लिख देती हूँ और एक हो सकता है इसका सबऑर्डिनेट। सो इस तरीके से यहाँ पे जो है एक रिलेशनशिप जो है ना वो आप यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर दैट वर्क इज डिवाइडेड लॉजिकली एंड रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली। ये तो देखो हम सब भी डिसाइड करेंगे ना कि हमारा जो काम है वो लॉजिकल बेसिस पे बँटना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि किसी का किसी काम से कोई लेना-देना ही नहीं और मैं उस पर्सन को वो काम असाइन कर रही हूँ, राइट? इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्लान इनटू एक्शन बाय क्रिएटिंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो इन अ वे आपने एक स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे तैयार कर दिया कि कौन क्या करने वाला है, किसका क्या काम है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर जो है ना हमारे पास, वो हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्रिएट कर लिया है। अब आते हैं डेफिनिशन, तो डेफिनिशन भी वही होगी जो मैंने अभी आपको मीनिंग समझाया कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, काम को ग्रुपिंग की जाएगी, फिर एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाएगी एंड एक रिलेशनशिप यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, राइट? तो ये आपकी बहुत ही ईज़ी सी डेफिनिशन मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी। अब देखो स्टेप्स क्या है, स्टेप्स यही है जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया था कि ये काम होना है। जैसे मैंने कहा ना मैंने एक काम आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन करना है। अब उसमें डिवीज़न ऑफ वर्क उसके अंदर भी तो छोटी-छोटी एक्टिविटी होगी ना, तो इस तरीके से पहला स्टेप होता है सारी एक्टिविटीज़ जो हो सकती हैं वो उनको आइडेंटिफ़ाई करो। फिर वर्क को जितना हो सके छोटे-छोटे टास्क में जो मैनेजेबल हो उसमें डिवाइड करो और इस तरीके से आप डिवीज़न ऑफ वर्क करोगे तो काम डुप्लीकेट भी नहीं होगा, ठीक है? और शेयरिंग भी अच्छे से हो जाएगी वर्कलोड की। देन इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्योंकि एक पर्सन को जो काम दिया जाएगा उसका सारा का सारा फोकस जो है वो उसी काम पे रहेगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क।
अब मैंने आपको कहा था कि ग्रुपिंग करनी होती है, जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उस ग्रुपिंग के प्रोसेस को बोलते हैं बच्चे डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके स्कूल में कॉमर्स डिपार्टमेंट है, तो कॉमर्स डिपार्टमेंट का मतलब क्या है कि कुछ 5 सब्जेक्ट है जो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर आते हैं और वहाँ के जो टीचर है वो सिर्फ़ उन्हीं को यहाँ पे देखते हैं ना। तो इस तरीके से जो सिमिलर नेचर की हमारी एक्टिविटीज़ हुई थी, उनको हमने ग्रुपिंग की थी टुगेदर, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे डिपार्टमेंट कहेंगे। इससे आपका काम जो है स्पेशलाइज़ और एफिशिएंटली तरीके से होता है। स्पेशलाइज़ तो होगा ही ना, अगर आपके अकाउंट्स के टीचर हैं, तो वो थोड़ी जाके फिज़िक्स पढ़ा देंगे किसी क्लास में। तो एक स्पेशलाइज़ेशन है कि ये कॉमर्स टीचर है, तो ये कॉमर्स ही पढ़ाएँगी, कॉमर्स के ही सब्जेक्ट को वो लेंगी। सो डिपार्टमेंट जो है वो किसी भी बेस पे बन सकते हैं, आप काम के बेसिस पे बना सकते हो, आप किसी प्रोडक्ट के बेसिस पे, टेरिटरी के बेसिस पे कि आप नॉर्थ देख लेना, मैं साउथ देख लूँ, ईस्ट देख लो, वेस्ट देख लो। तो यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट कैसे बनाना वो आपका काम है, इसके ऊपर कोई रूल्स एज़ सच है नहीं, ठीक है? लेकिन ये है कि कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा और सेम तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो सारी परफ़ॉर्म हो जाएगी बाय वन स्पेशलाइज़्ड पर्सन। देन आता है अब आपने ये अभी तक डिसाइड किया था कि क्या ठीक है, कौन-कौन से काम हैं और कैसे-कैसे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। अब हमें चाहिए वो पर्सन जिसको हम ये काम जो है असाइन करने वाले हैं। बेसिकली ड्यूटीज़ असाइन होंगी। तो जैसे ही आप डिपार्टमेंट बना लेंगे, आपने ये काम इंडिविजुअल्स को असाइन करना है। काम बाँटते वक़्त ध्यान रखना है उस पर्सन की स्किल्स क्या हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है और उसकी एबिलिटी क्या है। प्रॉपर मैच नहीं हुआ तो का परफ़ॉर्मेंस आपको अच्छी नहीं मिलेगी, एफिशिएंटली काम नहीं होगा। ऊपर से ड्यूटी असाइन करने का ये भी पर्पस होता है कि वो इंसान को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और पूरी तरह से अकाउंटेबल वो हो जाए। क्योंकि देखो अगर आपको कोई किस जब तक कोई काम अच्छे से असाइन नहीं किया जाएगा, स्पेसिफिकली ऑन पेपर नहीं असाइन किया जाएगा या वर्बली नहीं असाइन किया जाएगा, तो क्या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? नॉट एट ऑल। तो यही है कि ऑर्गेनाइजिंग में आप सामने वाले को अकाउंटेबल बनाते हो, तो उसलिए कन्फ्यूजन भी नहीं रहती, क्या करना है, कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है ऑन पेपर डिसाइड हो जाती हैं। ध्यान से सुनना, अभी हम प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कोई से भी स्टेप पे काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑन पेपर ही सब कुछ चल रहा है। अब आता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब अपने आपने यहाँ पे एक इंडिविजुअल को काम तो असाइन कर दिया, उसने काम कर भी दिया, बट ये बात कंफर्म कैसे होगी? ये तब होगी जब यहाँ पे एक चेन ऑफ कमांड मिलेगी हमारे पास। चेन ऑफ कमांड का मतलब आपने किसी को अथॉरिटी दी, ठीक है? कि आप ये टास्क पूरा करो और उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया। बट यहाँ पे एक हायरार्की आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये जो पर्सन है ना, ये अपना काम करने के बाद एक्चुअली यहाँ पे रिपोर्टिंग किसको करने वाला है, ठीक है? ताकि यहाँ पे डिसिप्लिन बना रहे और स्मूथ कम्युनिकेशन भी चलता रहे कि हाँ, सब कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आते हैं हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इम्पोर्टेंस क्या है? देखो अभी तक आपने जितने भी एक्टिविटीज़ और जो प्रोसेस पढ़ा है ना, वही आपके इम्पोर्टेंस के पॉइंट बन जाएँगे। जैसे हमने पहले पॉइंट में देखा था कि आप एक पर्सन को काम असाइन करते हो जो सेम नेचर का होता है, उस तरह की एक्टिविटी या उस तरह के टास्क। तो वो पर्सन जो भी होगा वो स्पेशलाइज़ होगा क्योंकि आपने उसको स्किल के बेसिस पे, उसकी एफिशिएंसी के बेसिस पे, एबिलिटी के बेसिस पे जज किया है और उसको काम दिया है। और वैसे भी जब एक एम्प्लॉयी एक ही काम को बार-बार करेगा, रिपीटेडली आप एक ही टास्क को परफॉर्म करोगे, देन यू मस्ट बी गेट एक्सपर्टीज़ ऑफ दैट फील्ड, राइट? तो ये एक्सपर्टीज़ आपके पास आ जाएगी, एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी और आपका जो है प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैंने यहाँ पे बार-बार यहाँ डिसाइड किया है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब मुझे पता है किसको रिपोर्ट करना है और कौन मुझे इंस्ट्रक्शन दे सकता है और मुझे किसको आगे जो है फर्दर इंस्ट्रक्शन देने हैं। तो कोई रिलेशनशिप का कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है ना, वो पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ यहाँ पे डिफाइन हो चुका है, तो कभी भी कोई डाउट आएगा ही नहीं। देन आप रिसोर्सेज़ का अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हो। क्योंकि जब आपने काम को एलोकेट किया है ना, तो आपको पता था कि क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कितना ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, कितना फाइनेंशियल लगेगा, क्या फिजिकल रिसोर्सेज़ चाहिए होंगे। तो इससे ना तो कुछ वेस्ट हो रहा, ना ही कोई डुप्लीकेशन हो रहा, ठीक है? फोर्थ आता है अडेप्टेशन टू चेंज। क्योंकि अभी आप वैसे तो ऑन पेपर ही सब कुछ कर रहे हो, बट होता क्या है ना, जैसे-जैसे आप प्लान को रोल आउट करते जाओगे, ऑर्गेनाइजिंग करते जाओगे, आपको ये भी पता चले जाएगा कि आपका बाहर का जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है और अकॉर्डिंगली आप अडेप्ट भी कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर आपने हमेशा ऐसा रखना है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ, नॉट अ गुड एग्जांपल बट स्टिल आपने क्या किया, आपने एक कॉमर्स टीचर को रखा, ठीक है? कॉमर्स टीचर जो है वो अकाउंट्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, बिज़नेस स्टडीज़ बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट है जिसका कहना है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने उस टीचर से पूछा कि कैन यू टीच द एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट एज़ वेल? और टीचर को ने कहा ठीक है, हाँ। तो ये क्या हुआ आपने कि थोड़ा-सा भी एनवायरनमेंट में चेंज आया, सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में बच्चे ने चेंज करने की कोशिश की, तो आपने अपने रिसोर्सेज़ को अकॉर्डिंगली अडैप्ट करा लिया। तो इस तरीके से ऑर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज होगा कि नहीं होगा? टाइम टेबल टीचर का चेंज होगा कि नहीं होगा? है ना? स्कूल का होगा कि नहीं होगा? तो वही है यहाँ पे कि इस तरीके से जो स्ट्रक्चर जो है ना वो अडैप्ट कर लेता है। तो आप मॉडिफाई कर लेते हो जैसे-जैसे आपको नीड होती है। तो सर्वाइव करना, ग्रोथ करना आपके किसी भी डायनामिक एनवायरनमेंट में, किसी भी चेंजिंग एनवायरनमेंट में बहुत ईज़ी हो जाता है। सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ऑर्गेनाइजिंग हमें कैसे हेल्प करता है। इसके अलावा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन,
अगर आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हो ताकि रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किसी को भी डाउट ना हो। तो ये काम तो आप सारा कर ही रहे हो अपने ऑर्गेनाइजिंग में, तो यहाँ पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और एफिशिएंसी बढ़िया से यहाँ पे काम रहेगा, स्मूथ फंक्शनिंग होगी। नेक्स्ट आता है कि आपके जो पर्सनल्स हैं, उनका भी यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि देखो मैं अगर मुझे बोला गया है कि मैम आप बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ाइए, ठीक है? अब मेरे को मेरे माइंड में क्लैरिटी आ गई कि मुझे बच्चों को पढ़ाना बिज़नेस स्टडीज़, तो मैं घर से भी उसके लिए प्रिपेयर करके आऊँगी, मेरी बेसिक कुछ नॉलेज भी होगी सब्जेक्ट को लेकर और अब मैं उसकी उसी चीज़ को बार-बार 3 हो 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गए, मैं वही काम को रिपीटेडली करती जा रही हूँ, तो क्या इससे मेरी यहाँ पे जो है ग्रोथ नहीं होगी? क्या मेरी स्किल इंप्रूव नहीं होगी? क्या मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा? तो यही उसने बोला है कि यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों को काम डेलीगेट करते हो, असाइन करते हो, तो उनको अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि वो ग्रो करते हैं टाइम के साथ। क्योंकि स्पेशलाइज़ होने के साथ-साथ आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, मोराल जो है, वो यहाँ पे बूस्ट हो जाता है। अब एक्सपेंशन और ग्रोथ में भी हेल्प मिलती है। एक्सपेंशन और ग्रोथ में कैसे हेल्प मिलती है कि आपको जब लग जाए कि जितने मेरे पास रिसोर्सेज़ हैं, वो सारे काम यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज़ हैं जो भी अनयूटिलाइज़्ड हैं, तो अकॉर्डिंगली आप कोई नया डिपार्टमेंट बना सकते हो या फिर आप हो सकता है टाइम के साथ नया प्रोडक्ट ले आओ, न्यू ब्रांचेज़ ले आओ। तो ऑर्गेनाइज़िंग अगर आप कर रहे हो अच्छे से, तो आपके बाकी के काम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आपके लिए एक्सपेंड करना ना, कभी भी एक चैलेंजिंग टास्क नहीं होगा। देखो, जो आप कभी भी एक्सपेंड करते हो अपने बिज़नेस को, तो जो आपका थोड़ा हार्डशिप से गुज़रते हो, वो तो एक अलग बात है। बट ऐसा नहीं होगा कि भई मतलब ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल टास्क नहीं लगेगा वो, तो आप सिस्टमैटिकली ऑर्गनाइज़ चीज़ों को करते जा रहे हो, तो अच्छे से आपका मैनेज हो जाएगा। तो ये बच्चे आपके सारे पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है? अब हम पढ़ लेते हैं हमारा ऑर्गनाइज़ेशन स्ट्रक्चर। देखो, ऑर्गनाइज़ेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? मैं बार-बार आपको बोल रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में काम को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है? ग्रुपिंग की जाती है, फिर रिलेशनशिप को असाइन किया जाता है कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। बच्चे, इसी रिलेशनशिप को जब आप डिसाइड करते हो ना, ये जो फ्रेमवर्क एक तैयार होता है ना, इसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ अगर अभी तक भी नहीं समझ में आया हो तो। जैसे देखो, आप अपने स्कूल को अगर आप लेकर चलो तो आप इस तरीके से देखते हो ना कि पहले आपके होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राइट? फिर उसके बाद होते हैं आपके प्रिंसिपल, फिर आपके कौन आते हैं? प्रिंसिपल के बाद आते हैं आपके कोऑर्डिनेटर्स। ये एग्ज़ाम्पल मैं ज़्यादातर बच्चों को इसलिए देती हूँ क्योंकि आप ना इससे बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हो। देन आपके आते हैं क्लास टीचर्स एंड देन आते हैं आपके सब्जेक्ट टीचर्स। तो ये एक हियरार्की बनती है ना, ये एक हियरार्की बनती है ना, तो ये क्या बन गया? यही हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है? तो इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हो किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या कम्युनिकेशन चैनल है एंड इट इंश्योर कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हर लोगों के बीच में, हर डिपार्टमेंट के बीच में ताकि वही एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस जो है पूरी हो सके। अब देखो, स्ट्रक्चर ना 2 टाइप के हो सकते हैं, एक फंक्शनल और एक आपका डिविज़नल। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, हर साल आता ही है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान से सुनना। एक होता है फंक्शनल, एक होता है डिविज़नल। अब फंक्शनल का क्या मतलब है, डिविज़नल का क्या मतलब है, वन बाय वन देखते हैं दोनों को। देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ने काम के बेसिस पे अपनी सारी एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया हुआ है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या-क्या काम होते हैं, प्रोडक्शन होता है, फाइनेंस का भी एक डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग का भी काम होता है। तो ये इस तरीके से काम के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे जब आप सारे काम को यहाँ पे ग्रुप कर दोगे, एक जॉब में क्रिएट कर दोगे, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। समझ में आया? फिर से देखो, ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, जिसमें जितने काम हैं, उसी के बेसिस पे यहाँ पे जॉब बनाई जा रही है एक-एक टास्क को लेकर। दैट इज़ योर फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब ये कहाँ सूटेबल होता है? ये ज़्यादातर सूटेबल होता है जब आपके पास रूटीन नेचर का काम है, ठीक है? सेम फंक्शन आप डेली-डेली परफॉर्म करते हो और लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन पे काम होता है, राइट? जिस तरह से आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो आपके स्कूल में एक डिपार्टमेंट है म्यूज़िक डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट होगा टीचिंग डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट होगा कोई और डिपार्टमेंट लगा लो, ठीक है? तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, तो ये क्या, ये काम के बेसिस पे आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है स्कूल का, फाइन। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है? बहुत ईज़ी है। देखो, एडवांटेज तो ये है कि काम के बेसिस पे आप जब चीज़ों को डिवाइड कर रहे हो ना, तो आप एक पर्सन से एक ही काम करवाने वाले हो, तो वो यहाँ पे हो जाएगा स्पेशलाइज़्ड। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी। काम रिपीट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि अगर टीचिंग का काम आपने एक पर्टिकुलर 6-7 टीचर्स को दिया, वो टीचिंग ही कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का पर्सन भी टीचिंग कर रहा होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है? तो डुप्लीकेशन ऑफ काम नहीं होता, तो कॉस्ट आपकी सेविंग रहती है।
और जो लोग स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हैं, उनको आपने स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ट्रेनिंग देनी है, जो म्यूज़िक में है, उनको म्यूज़िक की, जो सिंगिंग में वोकल्स म्यूज़िक में है, वो वोकल की, और जो यहाँ पे जो है आपके टीचिंग में है, उनको टीचिंग की ट्रेनिंग देनी है। तो ऐसे में जिसको जो स्किल पे आपने काम कराना है, ट्रेनिंग भी तो आप अकॉर्डिंगली उस हिसाब से दे पाते हो ना, राइट? जैसे अब आपको पता है कि आपको एक पर्सन को हायर करना है और उसको लेकर जाना है अपने मार्केटिंग टीम में। तो मार्केटिंग टीम का ज़्यादातर क्या काम होता है, मार्केटिंग टीम को पब्लिक से बड़ा डील करना पड़ता है। तो आपकी जो उसको स्किल जो आप दोगे ना ट्रेनिंग पे, तो वो भी उसी तरीके की स्किल पे आप काम करोगे कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए पर्सन का। ऐसे ही अगर आप किसी को डाल रहे हो फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे जो है अरिथमेटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए, है ना? मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, रीज़निंग और लॉजिकल रीज़निंग आनी चाहिए। तो ये इस तरीके से ट्रेनिंग होती है, तो फ़ोकस जो है पूरा काम पे रहता है। अब इतने एडवांटेज है, इतना अच्छा ये स्ट्रक्चर है, इसकी क्या बुराइयाँ हो सकती है या इसकी क्या लिमिटेशन है? देखो, कई बार क्या होता है हर डिपार्टमेंट सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस करता है। कभी आपने सुना भी होगा कि बच्चे जब ना किसी पीरियड को छोड़कर टीचिंग के किसी भी क्लास को छोड़कर अगर किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या किसी स्कूल के इवेंट में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, तो कई बार टीचर आपके ज़रूर आपको डाँटते होंगे कि क्या तुम्हारा सारा ध्यान वहाँ पे ही है नाचने-गाने में ही और समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो जो टीचर है वो अपने काम पे फ़ोकस कर रहा है, वो नहीं देख रहा कि बाकी भी तो चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, राइट? ऐसा नहीं कि वो आपका बुरा चाहते हैं बट थोड़ा-सा होता है। तो इसी तरीके से जब काम के बेसिस पे डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, तो दूसरे डिपार्टमेंट से आप कभी-कभी थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट अपने मन में क्रिएट कर लेते हो कि उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, उनको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज़ मिल रही है, ऐसे। तो कोऑर्डिनेशन कभी-कभी डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बच्चों। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि अब टीचिंग डिपार्टमेंट के किसी भी पर्सन को आप बोलोगे कि 2 दिन के लिए आप म्यूज़िक डिपार्टमेंट देख लोगे क्या? बेटा उसके पास वो स्किल ही नहीं है। तो यहाँ पे ना वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप किसी को भी कहाँ पे भेज दो, वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? अब आते हैं हमारे दूसरे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पे डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शन समझ में आ गया, काम के बेसिस पे चीज़ों को डिवाइड करना। डिविजनल का मतलब होता है काम नहीं, आप किसी प्रोडक्ट या एरिया को लेकर यहाँ पे बेस उस हिसाब से डिवाइड करते हो। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। आपके जो स्कूल है ना, स्कूल के अंदर आपकी स्ट्रीम होती है, जैसे आपकी हो गई कॉमर्स स्ट्रीम हो गई, आपकी ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम हो गई, वोकेशनल स्ट्रीम हो गई, मेडिकल हो गया, नॉन मेडिकल हो गया। ये जो आपकी स्ट्रीम है, वैसे तो साइंस स्ट्रीम ही कहा जाता है। ये क्या है? ये प्रोडक्ट या रीज़न के बेसिस पे जो डिवीज़न होता है ना, उसको ये इसका एग्ज़ाम्पल है। क्यों? अब ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट सबका कॉमन होता है, तो बच्चे तो साथ पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जब साइंस स्ट्रीम की बात आती है, तो बच्चा अलग रूम में बैठे हैं, जब कॉमर्स स्ट्रीम की बात आ रही है, तो एक अलग डिपार्टमेंट है, अलग रूम बैठा हुआ है। तो ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये डिविज़नल स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो डिविज़नल स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ-कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं आपकी। ऐसे जैसे आपने 2 प्रोडक्ट बनाए हैं, अब 2 प्रोडक्ट बनाए हैं, सपोज़ करो ये प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के साथ बता देती हूँ आपको। सपोज़ करो आपके पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है? अब आपके पास प्रोडक्ट है ए, प्रोडक्ट है बी। अब क्या होगा आपके पास हो सकता है जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है ना आपका, वो यहाँ पर भी काम कर रहा हो, यहाँ पे भी काम कर रहा हो। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, यहाँ पे भी पैसे दे रहा होगा, यहाँ पे भी दे तो कुछ चीज़ें आपकी कॉमन हो सकती हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, ये आपने थोड़ा-सा ध्यान देना है, ठीक है? सो अब देखिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट यूनिट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट और रीजन। ईच डिवीजन परफॉर्म ऑल फंक्शन, मार्केटिंग, प्रोडक्शन सारे काम परफॉर्म होते हैं। लेकिन डिवीजन बनाने का मतलब क्या होता है कि हर डिवीजन एक प्रॉफिट सेंटर की तरह काम करता है। बेसिकली अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो और हेड एज अ हेड आपकी कंपनी के अंदर आपको पता है कि 3 प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। अब आप है ना जब आप प्रॉफिट की तरफ देखते हो ना, तो आप हमेशा ऐसे कंपैरिजन करते हो कि यार प्रोडक्ट ए अच्छा कर रहा है या बी अच्छा कर रहा है या सी अच्छा कर रहा है। तो ये जो आपका प्रोडक्ट को देखने का तरीका है ना, वो प्रॉफिट सेंटर की तरह है, यानी कि आप उन तीनों प्रोडक्ट को प्रॉफिट सेंटर की तरह ट्रीट कर रहे हो कि मुझे सबसे ज्यादा कमाई अर्निंग कहाँ से हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कौन से ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरीके से एक थोड़ा कंपैरिजन सा चलता है। सुटेबल कहाँ है? सुटेबल वहां है जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ। अभी कोई कंपनी है, ठीक है? अब वो कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी बना रही है आपकी एक चॉकलेट बना रही है प्रोडक्ट है, ठीक है? एक है चॉकलेट, दूसरा प्रोडक्ट है बिस्किट। अब ये चॉकलेट और बिस्किट ना फिर भी कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि एक ही डिपार्टमेंट दोनों का हो सकता है जो प्लानिंग कर देगा। हालाँकि जब प्रोसेसिंग की बात आएगी, चॉकलेट का बनने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है और बिस्किट को बेक करने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है, ठीक है? तो वहाँ का काम का डिवीज़न होता जाएगा। देन मैं सी प्रोडक्ट ले आती हूँ गारमेंट। अब इसमें क्या है, अब जो गारमेंट जो आपका आपने प्रोडक्ट ले लिया, कोई भी आपने टेक्सटाइल मान लो आप कॉटन टेक्सटाइल से फैब्रिक लेकर आप कपड़े बना रहे हो, ठीक है? तो अब आपको पता है कि जो पहले के प्रोडक्ट ए और बी की जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है ना, वो गारमेंट के सेक्टर की प्लानिंग तो नहीं कर पाएँगे। तो ऐसे में जब आप बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट लाइन में ऐड कर लेते हो ना, तो वहाँ पर तो बेस्ट यही होता है कि डिविज़नल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट सी का ए और बी से कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है? वैसे तो मैंने कहा था कि कभी-कभी कॉमन हो जाता है, बट हमेशा नहीं होता और इसी वज़ह से आपको डिवीज़न लेकर आना पड़ता है। फाइन।
अब देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है। ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन पे ध्यान देता है, यानी कि मेरे लिए मैटर क्या करता है, प्रोडक्ट ए कैसा कर रहा है, बी कैसा कर रहा है, सी कैसा कर रहा है, मैं ओवरऑल नहीं देखती। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना कंपैरेटिवली ईज़ी है। जैसे आपको पता है कि प्रोडक्ट बी की सेल गिर गई, तो आप पूरे प्रोडक्ट बी की टीम को ही तो पकड़ोगे, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना अच्छा रहता है, सही हो जाता है। मैनेजरल डेवलपमेंट होता है क्योंकि आपके अंडर भी प्रोडक्ट बी की जो टीम है वो एक साथ काम कर रही है, तो एज़ ए मैनेजर तो आप चीज़ों को हैंडल ज़्यादा ईज़िली कर पाते हो क्योंकि ए और सी की तरफ से कोई आपको यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं मिलती। डिसीजन मेकिंग ईज़ी होती है क्योंकि ऑटोनॉमी मिली हुई है और एक्सपेंड कर लो कितना भी, यानी कि आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं ए, बी, सी, आपको डी लेकर आना है तो उससे ए, बी, सी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? डिसएडवांटेज क्या है बेटा, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी तो बहुत हो रहा है। जैसे प्लानिंग आप ए के लिए भी कर रहे हो, बी के लिए भी कर रहे हो, सी के लिए भी कर रहे हो, डी भी सोच रहे हो तो उसके लिए भी प्लानिंग होगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट भी चारों के लिए काम कर रहा होगा। तो या तो फिर हर डिपार्टमेंट में आपने हर प्रोडक्ट के लिए आपने अलग-अलग सेपरेट डिपार्टमेंट बना रखे होंगे, तो कहीं न कहीं डुप्लीकेशन तो हो रहा है काम का और कॉस्ट भी बढ़ती है उससे। कभी-कभी डिविजन्स के बीच में लड़ाई हो जाती है कि मालिक आपने इनको ज़्यादा पैसे दे दिए, हमें कम दिए थे, ऐसा कुछ करके, ठीक है? और वही अगेन कि डिवीज़न का हेड बनने के बाद आपको ऑर्गनाइज़ेशन के गोल से कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं आपको लगता है कि मैं हेड हूँ प्रोडक्ट सी का, तो मुझे सिर्फ़ प्रोडक्ट सी को देखना है, मुझे ए और बी, डी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो ये एक दिक्कत आती है। अब ये तो हमने पढ़े टाइप्स ऑफ ऑर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गनाइजेशन। ध्यान से सुनना, थोड़ा चैप्टर लंबा है लेकिन इसके बाद कुछ बचा नहीं है चैप्टर में एज़ सच। देखो 2 तरह के ऑर्गनाइजेशन होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल का मतलब होता है जो फॉर्मल मतलब आपको भी पता है वैसे, ठीक है? फॉर्मल लेटर आप लोगों ने लिखा है, जहाँ पे आप बड़ा रूल्स रेगुलेशंस की बातें करते हो ना, वो सब फॉर्मल होता है। बट बच्चे ध्यान रखना, रूल्स रेगुलेशंस तो ठीक है, जब आप इसको मीनिंग को डिफाइन करोगे ना कि व्हाट इज़ फॉर्मल ऑर्गनाइजेशन, तो सिर्फ रूल रेगुलेशन वर्ड लिखकर नहीं आना, ठीक है? अ टाइप ऑफ ऑर्गनाइजेशन वेयर रूल्स रेगुलेशंस फॉलोड, वो भी लिखना है। इसके साथ कुछ चीज़ें लिखनी है, वो है आपने इन डेलिब्रेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। क्योंकि फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है या टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वहाँ पे मैनेजमेंट जो चाहता है वो वैसे ही स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में माहौल क्रिएट करता है। तो फॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है ना आपका, वो यहाँ पे डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है मैनेजमेंट ने और उसका एक पर्पज़ है। उसका एक पर्पस ये है कि उसको अपने गोल अचीव करने हैं, ठीक है? उसको अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, वो चाहते हैं कि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए परफॉर्मेंस के अंदर। सो स्ट्रक्चर डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट डिफाइन ऑफिशियल रिलेशनशिप, रूल्स एंड प्रोसीजर, एवरीथिंग दे आर डिफाइनिंग, दैट इज़ योर फॉर्मल ऑर्गनाइजेशन, ठीक है? फीचर क्या है इसके मैम, चीज़ें बहुत अच्छे से डिफाइन होती हैं, बी इट अथॉरिटी, बी इट रिस्पांसिबिलिटी, रूल्स एंड पॉलिसीज़ पे डिपेंड होता है। बहुत अच्छे से इसको पहले से डेलिबरेटली इसको प्लान्ड किया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है। और काम पे फोकस है, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं देखे जाते। यही है इसके फीचर्स। अब इसके एडवांटेज और लिमिटेशन देखो, एडवांटेज तो ये काम आपने फिक्स कर दिया तो रिस्पांसिबिलिटी भी फिक्स हो गई, डुप्लीकेशन कुछ होगा नहीं, डिसिप्लिन बना रहेगा। आप यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हो, यानी कि एक पर्सन को एक बार में एक ही टास्क दिया जाएगा, ठीक है? और स्टेबिलिटी भी रहती है। यानी कि कल को एक पर्सन छोड़ के चला भी जाता है तो सामने वाले को जो दूसरा आप हायर करोगे उसको पता है कि क्या जॉब रोल है, सब कुछ लिखा होता है। ऑन पेपर होता है सब कुछ। लिमिटेशन क्या है, बहुत रिजिड है। रिजिड क्यों है? क्योंकि जो आपको कह दिया गया उसके ज़्यादा आपको आप अपनी तरफ से कोई क्रिएटिविटी आपके माइंड में आ रही है, कोई आइडिया आपको लग रहा है अच्छा, वो आप नहीं बोल सकते, वो सुना ही नहीं जाएगा। कम्युनिकेशन में बहुत डिले होता है क्योंकि यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो होती है। अब तो स्केलर शीट पता चल गया ना, ए, बी, अगर ए से बात करनी है तो पहले सी डी को बताएगा, डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, तब जाके बी ए से बात करेगा। ठीक है? तो वो स्ट्रक्चर डिले इन कम्युनिकेशन में रीज़न बढ़ता है। देन ह्यूमन रिलेशनशिप पे कोई ध्यान दिए नहीं तो अपना क्रिएटिविटी पे भी कोई ध्यान नहीं है। ठीक है? तो ये इसकी लिमिटेशंस है। अब पढ़ते हैं इनफॉर्मल। देखो, फॉर्मल जब क्रिएट किया था तो मैनेजमेंट ने क्रिएट किया था डेलिबरेटली, जानबूझ के क्रिएट किया था, है ना? अब इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है, ये तो नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप का और ये प्रॉक्सिमिटी पे बेस्ड होता है। प्रॉक्सिमिटी मतलब जो लोग 2 लोग अगर आपस में बैठ के इंटरेक्शन करेंगे तो रिलेशनशिप पर एक बॉन्ड क्रिएट हो ही जाता है। अब वो अलग बात है कि दोस्ती का हुआ कि दुश्मनी का हुआ, बट बॉन्ड तो क्रिएट हो रहा है ना, ठीक है? So network of social relationship formed naturally arising from the interaction among the employees, ठीक है? फीचर क्या है? कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, पर्सनल रिलेशनशिप पे बेस्ड है, फ्लेक्सिबल और डायनामिक है, यानी कि कब कौन किसका दोस्त बन जाए, दुश्मन बन जाए, यू नेवर नो। और कोई फिक्स कम्युनिकेशन पैटर्न नहीं होता। हो सकता है कि आप जिस पर्सन के बगल में बैठे हो, उसी के साथ पहले आप फ्रेंडशिप करते हो और फिर बाद में उसी की जाके चुगली किसी और से भी कर सकते हो। तो ऐसा कोई फिक्स कम्युनिकेशन पैटर्न कभी आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। अब इसके एडवांटेज क्या है भैया, कम्युनिकेशन तो फास्टर है क्योंकि कम्युनिकेशन थोड़ी है, रूमर्स है यहाँ पे तो। देन सोशल नीड को फुलफिल करता है। देखो हम सबकी एक सोशल नीड होती है कि एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कि ह्यूमन जो है ना विदाउट इंटरेक्शन नहीं रह सकते। तो वो एक साइकोलॉजिकल नीड हमारी पूरी हो जाती है। जॉब सैटिस्फैक्शन भी मिलती है, अगर आपका वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक रहता है तो आप खुश रहते हो जॉब से और एक सपोर्ट भी मिल जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको मैनेजर डाँट के चले गए तो आपका जो कलीग है वो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा सहानुभूति दे सकता है, तो थोड़ा-सा आपको सपोर्ट मिलता रहता है।
अब लिमिटेशन क्या, रूमर्स बहुत फैलती हैं, आप चेंज को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सपोज़ करो आपका जो अच्छा बॉन्ड है ना, जो मैंने कहा वो आपके मैनेजर के साथ ही है। अब अगर मैनेजर कोई चैलेंजिंग टास्क आपके साथ लेकर आ गया, जैसे उसने कहा कि यार प्लीज़ आप ना आपको 8 बजे तक रुकना है, टाइम आपका 5-6 बजे का, लेकिन प्लीज़ 2 आवर एक्स्ट्रा कर दो। आप करोगे नहीं, आप कहोगे नहीं, 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 नहीं सर ऐसे नहीं होता, सर आपको तो पता ही है मेरा घर परिवार है, ये सब वो सब। तो वो थोड़ा-सा एक रेजिस्टेंस आ जाती है कि आप वो चीज़ें जो आपको लगता है कि जो चीज़ें जैसे ही हैं वो वैसे ही काम करनी चाहिए। या फिर सपोज़ करो उस मैनेजर को ही चेंज कर दिया गया तो आपका मूड खराब होने लग जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है। तो ग्रुप प्रेशर कभी-कभी ऑर्गनाइज़ेशन को हार्म कर देता है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक है जो कि आपका डेलीगेशन। क्या होता है भाई डेलीगेशन? डेलीगेशन का मतलब होता है जब काम को एक पर्सन जो है अपने दूसरे सबऑर्डिनेट को यहाँ पे जो है ट्रांसफर कर देता है, ठीक है? अब काम तो अपने ऑर्गनाइजेशन में वर्क नहीं बोलते, हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है? तो ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जैसे आपको भी कई बार सुनने में को मिला होगा ना, जैसे मान लो रिज़ल्ट बनाना है, ठीक है? रिज़ल्ट के लिए टीचर को क्या लिखना है, हमको मार्क्स चाहिए हर बच्चे के। तो कभी-कभी मैम आपको बोल देती है कि एक पेपर पे प्लीज़ सबके नाम लिख के दे दो ना, सारे बच्चों को किसके कितने मार्क्स हैं ऐसे ही। तो ये जो आपके टीचर ने आपको काम दिया सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, इसी को बोलते हैं डेलीगेशन, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है, ये टीचर को हेल्प करेगा वर्कलोड कम करने में, उनको तो 10 सब्जेक्ट और भी देखने होंगे या 10 क्लासेस देखनी होंगी, थोड़ा-सा वर्कलोड कम हो गया। और आपको डिसीजन मेकिंग में हाथ मिल गया कि आपको पता लग गया कि मुझे लिस्ट बनानी है, थोड़ा काम तो सीखोगे कि नहीं सीखोगे। लेकिन ध्यान रखना कि टीचर ही अकाउंटेबल रहेगी। भले आपको काम दे दिया, उन्होंने डेलीगेट तो कर दिया बट टीचर ही रिस्पॉन्सिबल है, अगर गलत हुआ कुछ भी तो वो ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? अब एलिमेंट क्या आते हैं इसके? एलिमेंट देखो सबसे पहला एलिमेंट आता है हमारे पास अथॉरिटी। बेसिकली डेलीगेशन किस चीज़ से होता है वो आपको बताया जाए कि डेलीगेशन नहीं हो सकता जब तक आप अथॉरिटी को ट्रांसफर ना कर दो। अब अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ मैनेजर टू गिव ऑर्डर, मेक डिसीजन एंड एक्सपेक्ट ओबीडियंस फ्रॉम द सबऑर्डिनेट। यानी कि अथॉरिटी एक अधिकार है मैनेजर का जिससे वो ऑर्डर देता है, डिसीजन मेकिंग करता है और सबऑर्डिनेट से ये भी एक्सपेक्ट करता है भाई जो मैंने ऑर्डर दिया उसको फॉलो करना है आप लोगों को, ओबीडिएंट रहना है आपको, ठीक है? तो अथॉरिटी कहाँ से मिलती है आपको? पोजीशन से मिलती है। वही आपको मैनेजर बाहर मिल जाए, कई बार सुना होगा ना बाहर मिल तू, वैसी वाली लैंग्वेज की बात हो जा रही है क्योंकि अथॉरिटी जो आपको मिली वो सिर्फ़ आपकी पोज़ीशन की वज़ह से मिली और ऑर्गनाइज़ेशन के बाहर कदम रखते फिर वो पोज़ीशन आपके पास रहती नहीं है, राइट? सो इट गिव्स पावर टू डायरेक्ट अदर, ये आपको पावर देती है कि आप दूसरों को डायरेक्ट कर सकते हो और उनसे काम करा सकते हो। ध्यान रखना कि अथॉरिटी का जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम रहता है यानी कि स्केलर चेन आप फ़ॉलो करते हो, ये तो आपको पता ही है। आप थोड़ी अपने टीचर को कमांड देते हो, आपका टीचर आपको कमांड देता होगा ना, ठीक है? सो यहाँ पे टॉप टू बॉटम आपका फ्लो रहता है, हायर लेवल जो मैनेजर होते हैं उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी भी होती है कंपेयर टू लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयी, ये तो सबको पता है। जो जितनी बड़ी पोज़ीशन पे उतनी ज़्यादा पावर अथॉरिटी आपके पास आएगी। अब आता है दूसरा, देखो अथॉरिटी के साथ चलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपने मुझे काम कहा, मैं ओबीडिएंट चाइल्ड बन के उसको फॉलो करूँगी, जो भी मुझे काम असाइन किया गया था उसको परफॉर्म करूँगी, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है? सुपीरियर जो आपको काम देता है ना, वहाँ से आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और ये ड्यूटी बाउंड होता है, यानी कि आपको अगर कोई काम दे दिया, अगर आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो इसका मतलब आपको वो करना ही पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो होती है क्योंकि सबऑर्डिनेट जो है ना, वो अपने सुपीरियर को जवाब देता है कि काम हुआ कि नहीं हुआ सर, ठीक है? हालाँकि ध्यान रख लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी पूरी तरह से डेलीगेट नहीं की जा सकती। मतलब क्या? मतलब जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपके टीचर ने बोला कि प्लीज़ एक लिस्ट बना के मुझे दे दो क्लास के बच्चों के कितने मार्क्स थे इस वाले टेस्ट के अंदर। फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की फिर भी रहेगी, अगर आपसे कुछ गलती होगी तो टीचर को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, बच्चे को नहीं। फाइन? देन आती है अकाउंटेबिलिटी जो कि थर्ड एलिमेंट है हमारे डेलीगेशन का। सो देखो डेलीगेशन का पहला आपने एलिमेंट क्या पढ़ा? अथॉरिटी, दूसरा क्या पढ़ा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या है? अकाउंटेबिलिटी। अभी अकाउंटेबिलिटी क्या है मैम? आपने कहा अथॉरिटी मतलब पावर आ गई। अब आपने उस पर्सन को पावर देके रिस्पॉन्सिबल भी बना दिया, तो फिर ये क्या है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब बेटा आंसरेबिलिटी, ठीक है? यानी कि आपको काम दे दिया गया था, सबऑर्डिनेट को काम दे दिया गया था डेलीगेशन के थ्रू, उसको रिस्पॉन्सिबल भी बना दिया गया। तो क्या आपकी आंसरेबिलिटी भी बनती है क्या? आपको ही जवाब देना है क्या? तो ये आप देखो, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी आती है तो आपको अकाउंटेबिलिटी भी मिलती है। तो सबॉर्डिनेट को ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि काम हुआ तो क्यों हुआ या गलत हुआ तो क्यों हुआ, सही हुआ तो क्यों हुआ? मतलब हर चीज़ की रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। इसलिए अकाउंटेबिलिटी का जो फ्लो है वो सेम है जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी कि आपका अपवर्ड चलता है। सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को जवाब देता है। लेकिन ध्यान रखना ये बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं की जा सकती। ठीक है? यानी कि आपका जो सुपीरियर है ना वो हमेशा आपका जो हेड होगा वो हमेशा ये अकाउंटेबल रहेगा, फाइनल रिजल्ट के लिए। फाइन? अब तीनों में डिफरेंस देखना क्योंकि आता है एग्ज़ाम के अंदर।
देखो मीनिंग तो वही है, अथॉरिटी मतलब राइट टू गिव ऑर्डर, ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन कि आपको काम करना है और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाब आपको देना पड़ेगा कि काम हुआ क्यों नहीं और क्या दिक्कत थी। फ्लो की बात करें ये डाउनवर्ड है, इन दोनों का अपवर्ड है वो देख लिया। डेलीगेट किसको कर सकते हैं? पावर डेलीगेट हो सकती है बट ये दोनों डेलीगेट नहीं की जा सकती। ओरिजिन ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन की वजह से आती है और ये इसकी वजह से आती है और ये इसकी वजह से आती है, ठीक है? कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल रहता है आपका सबॉर्डिनेट के ऊपर क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि आपको काम देखना है सिर्फ, ठीक है? यहाँ पे भी सिर्फ परफॉर्मेंस को ही देखना पड़ता है कि इवैल्यूएशन देखना पड़ता है, आंसरेबिलिटी उसी चीज़ की तो है कि काम तो हुआ पर कैसे किया आपने, कितना किया। रिलेशनशिप की बात करें तो इक्वल होती है, जितना अथॉरिटी मिलेगी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अथॉरिटी से मैच करती है और अकाउंटेबिलिटी इससे मैच करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। यानी कि जिसको जितना रिस्पॉन्सिबल दोगे उतना ही तो उससे जवाब माँगोगे, है ना? तो ये आप एक छोटा-सा देख लेना ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप देख लेना, ये मैंने एक्स्ट्रा ही ऐड किया हुआ है। अब देख लेते हैं डेलीगेशन से फ़ायदा क्या हुआ? काम को किसी और को डेलीगेट कर दिया आपने, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी कर दी सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट तो इसका एडवांटेज क्या मिला? वही एडवांटेज, वर्कलोड कम हो गया, एम्प्लॉयी भी कुछ नया चीज़ें सीखेगा, मोटिवेट भी रहेगा वो कि मेरा तो मैनेजर मुझ पे ट्रस्ट करता है तभी तो मुझे काम दिया है। ग्रोथ आपके लिए टाइम बच गया बाकी चीज़ों पे काम पे ध्यान देने के लिए, तो आप ग्रोथ पे ध्यान दे पाओगे। मैनेजमेंट हायरार्की क्रिएट हो गई, ऑर्गनाइजेशन का बेटर स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया और कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बना रहता है, ठीक है? तो ये सारे इंपॉर्टेंस आपके डेलीगेशन के। अब आते हैं एक टॉपिक है छोटा-सा डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? देखो अभी तक मैं आपको बता रही थी डेलीगेशन के बारे में। डेलीगेशन का क्या मतलब था? डेलीगेशन का मतलब था कि एक है हमारे पास सुपीरियर और दूसरा है हमारे पास सबॉर्डिनेट, ठीक है? तो ये लोग क्या करते हैं, ये सुपीरियर क्या करता है अपने काम को यहाँ पे अथॉरिटी को डेलीगेट कर देता है। ये तो डेलीगेशन था। बच्चे अगर यही ना पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लेवल पे होने लग जाए इसी तरीके से, इसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि वैसे तो आप ये चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ चुके हो अगर आपको याद है तो। तो आपका क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन कि थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन क्या? थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन काम को जो है वो डेलीगेट किया जाता है यानी कि यहाँ से पावर शुरू होती है, यहाँ से पावर शुरू होती है और ऐसे डेलीगेट होती जाती है। ठीक है? बहुत गंदा सा डायग्राम बनाया मैंने तो। Anyways, so decentralization means systematic delegation of authority to the lower level. जब तक आप लास्ट लेवल पे नहीं पहुंच जाते ऑर्गेनाइजेशन के तब तक अगर आप अथॉरिटी को डेलीगेट करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो दैट इज अ डिसेंट्रलाइजेशन तो इसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो लास्ट तक शेयर होती है ठीक है और धीरे धीरे जब डिसीजन मेकिंग का मतलब बिना अथॉरिटी के तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग भी नहीं हो सकती ना तो अथॉरिटी भी डाउनवर्ड जाती है डाउनवर्ड मतलब वही मैंने बोला जो लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां तक ठीक है यानी कि जैसे 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं टॉप मिडल और ऑपरेशनल तो टॉप से लेके ऑपरेशनल तक आपका जब आप डेलीगेट करते जाते हो काम को वही होता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन इसका क्या फ़ायदा? वही फ़ायदे जो डेलीगेशन के थे। डिट्टो सेम है, थोड़ा-सा डिफरेंस लिख दिया आंसर राइटिंग में, बाकी सारे पॉइंट सेम है। वहाँ लिखा था एम्प्लॉयी खुश रहता है, डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे भी सेम लिखा है। उसके अंदर नया मैनेजरियल टैलेंट आता है, नए-नए काम करना वो सीखता है, डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाती है, आपका बर्डन कम हो जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी और क्विक एक्शन, सारे पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, चाहो तो सेम भी लिख सकते हो। ठीक है? अब ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में गिवन था, डिफरेंस बताइए डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। तो देखो डेलीगेशन का नेचर समझो पहले डेलीगेशन एक कंपल्सरी चीज है यानी कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ है जहाँ पे एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को काम ही नहीं दे रहा ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना अगर सुपीरियर है तो सुपीरियर इसीलिए है ना कि काम देगा टास्क देगा जबकि डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल चीज है ऑप्शन मतलब आपको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास रखनी है सारी रखनी है तो आपके हाथ में होता है फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी-सी कम फ्रीडम मिलती है, यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? फ्रीडम। स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे टास्क शेयर होते हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में आ जाती है, तो आप मैनेजमेंट के उसमें पार्ट बन जाते हो। स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप यहाँ नैरो है, यहाँ पे बहुत वाइड स्कोप है। पर्पस की बात करें यहाँ से पर्पस है मैनेजर का बर्डन कम करना और यहाँ पे है सबऑर्डिनेट्स को सिखाना। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।